चलिए, कल क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट और वो लगभग पूरा करवा भी दिया था। तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कल एक शीट भी दी थी आप लोगों को, हो गई सॉल्व? कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। चलिए, ये शीट ही लगी, अभी कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर, अगर ए और बी अनलाइक वेक्टर है, ध्यान दीजिए इस शीट से भी काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। अनलाइक वेक्टर का मतलब होता है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अनलाइक वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा पाई होता है, पाई। तो क्या आंसर होगा? लिखवाया भी था मैंने ये, है ना। आप इस शीट के एनालिसिस को ध्यान से समझिएगा। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू, बस कॉस पाई रख दिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू। अब ये ए बी सी यूनिट वेक्टर लिखे ना, अगर लिखा हुआ है तो पेपर में, मतलब पेपर में जरूरी नहीं कि इनके ऊपर क्या बनाया जाए, वेक्टर, क्योंकि उन्होंने क्या लिख दिया, आर यूनिट वेक्टर। तो मतलब बिना सिंबल के भी वो वेक्टर फॉर्म ही लिखी हुई है ना। तो आपसे पूछा दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन तो आंसर इज -3/2। मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 4, मॉड सी इक्वल टू 5, देन एंड ए प्लस बी प्लस सी 0। ठीक है, तो बताओ मुझे जल्दी से, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, कल ही बताया था तरीका। डीपीटी कहां पर अपलोड है बताइए? आप लोग सब ऑनलाइन वाले बच्चों से एक पर्सनली मेरा सजेशन है और रिक्वेस्ट भी है, जब आप में से 2-4 लोग लिखते हैं ना कि सीट अवेलेबल नहीं है या मिल नहीं रही, इसका मतलब मैं समझ जाता हूं आपने कोई कोशिश नहीं की। कुछ लिमिटेड फोल्डर है, आप उसमें भी पेपर नहीं ढूंढ पाते हैं, और अभी कुछ और काम आपका इंटरेस्ट का हो तो आप 10 बार ढूंढ लोगे। जब आप बोलते हो ना शीट अपलोड नहीं हुई, तो मुझे बिल्कुल वो किस्सा याद आता है कि कई बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं बुक लाना, पेरेंट्स पूछते हैं पढ़ क्यों नहीं रहा, तो बच्चे क्या बोलते हैं, आपने बुक्स ला के नहीं दी इसलिए नहीं पढ़ रहे। बाकी किसी काम में उनको पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा से भी फोल्डर को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी शीट, पर वो भी नहीं करते। और फिर आप लिखते हो अपलोड नहीं है, अपलोड नहीं है। हर बैच में अपलोड है, बी में, और अपलोड नहीं है तो मैंने उसके लिए भी नंबर दिया आपको एक नंबर दिया मैंने विजय भैया का, आप उस पर मैसेज कर दो। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, और अगर किसी एक आध बैच में बाई चांस रह भी गई है तो आप उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, नंबर दिए हुए, आप उस नंबर पे ऑफिस टाइम में मैसेज करो, आपकी शीट मिल जाएगी। बैच बी में मैं चेक करवा लेता हूं अभी। अब देखो वो लिख रहे हैं कुछ बच्चे स्टडी मटेरियल में थे, कल ही मिल गई थी। वही दिक्कत वही है कि आप लोगों में से कई लोग, पर एनीवे आपको मैंने नंबर दिए हुए हैं, आप उसी नंबर पे मैसेज करा करो बेटा। यस, अब इसमें ये तो आपको कल भी बताया था मैंने, इसका सीधा सा लॉजिक है, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इसकी स्क्वायरिंग करनी है, और जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है, ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी। मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनवाया था ना, इक्वल टू 0। अगर ये लैम्डा हो तो बनाया था ना हमने लैम्डा स्क्वायर। अब इसका कितना स्क्वायर, ये वेक्टर स्क्वायर मॉडुलस, ये सबसे इंपॉर्टेंट की है किसी भी वेक्टर के लिए। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, बस। तो इनके स्क्वायर जोड़ो, कितने हो गए, 50, तो 50 वहां गया और बाय 2 हो गया, तो -25। यस, -25 है जा। मैं बैच बी में चेक करवा लूंगा, पर आप लोगों को जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप मैसेज करा करो। चलिए थोड़ा स्पीड में करें, आज पूरा क्रॉस भी करना है कवर। आज में क्रॉस कंप्लीट जब तक नहीं होगा क्लास एंड नहीं होगी। इफ द मैग्नीट्यूड 5 एंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट एंड वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 5 एंड पॉइंट
नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आपसे पूछा है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 50, और 50 का स्क्वायर रूट कैसे, बिल्कुल समझने वाला। देखो क्वेश्चन को समझना, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आपको बोला इफ ए हैज मैग्नीट्यूड 5 एंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, इनका भी इन मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा, मैग्नीट्यूड वर्ड जब भी बोलें तो ऐसा लिखा जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट दिया है तो नॉर्थ वेस्ट ही हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। बस देने का तरीका था ये। यस और नो। वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आपको वेक्टर का क्वेश्चन 100% बनेगा, एक्सेप्ट कभी 5 साल के पेपर में एक आध ना बना तो ना बनो। मेरे पास पूरे 12 साल के पेपर्स हैं, उन 12 साल के पेपर में अब तक 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, मतलब उनको वैसे भी नहीं करना था। उन 4 के अलावा बाकी पूरे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैनेज हो सकते हैं, केवल 4, यानी 12 साल में 4 क्वेश्चन ऐसे आए। और वो ऐसे आए कि मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, तो होशियार बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। जो थोड़े समझदार होते हैं, जिनकी समझ का लेवल कि भाई ये करके भी मैं 12 नंबर ही कमाऊंगा, इसकी जगह मैं 3 क्वेश्चन कर सकता हूं, वो ज्यादा समझदारी दिखानी। तो अभी इसको करेंगे हम, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूं। तो क्या हुआ, अब मॉड ए माइनस बी पूछा है, तो अच्छा ये वेक्टर, अब इसका स्क्वायर कर दो पहले, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि एंगल 90 है तो ए डॉट बी 0, ये 5 का स्क्वायर 50 और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 5 रूट 2। क्लियर है बात। अब क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है ये, तो इसकी डायरेक्शन में ये एंगल कितना है 45, ये एंगल भी कितना है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है 180। डन। ये वाला टाइप भी बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 3 वेक्टर दिए हैं और किसी भी 2 वेक्टर का एंगल पूछ सकते हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी, सुन लो पहले, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी जो पूछा वो बता रहा हूं, एक निकाल लोगे सब समझ जाओ। जिसका एंगल पूछा है किसका, ए और बी का, तो बस इसमें से क्या करो, जिसका एंगल पूछा उसको छोड़ के बाकी को ट्रांसफर कर दो, एंड देन अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करी तो क्या हुआ, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर मतलब मॉडुलस स्क्वायर, बोलो 9 प्लस 16 प्लस 2, इसको लिखोगे तो मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 25, ये भी 25, ये भी कैंसिल, तो 2 इंटू लिख भी देते 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू π/2। मान लो ये 0 नहीं होता तो कोई एंगल निकल आता। तो ये बहुत कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसका भी पूछे एंगल उस 2 को छोड़ के बाकी का ट्रांसफर कर देना। ओके π/6 नहीं होगा, π/2 होगा। ये क्वेश्चन क्लियर। मान लो आपसे अगर एंगल बिटवीन, इसी क्वेश्चन में एंगल बिटवीन ए एंड सी बोलते तो क्या करते, क्या होता, कोई चीज समझ में नहीं आना उसी के कर लो। अब हो सकता है ए सी का ना मिले कोई इसमें से, पर कोई बात नहीं, ए और सी बोला है तो ए वेक्टर और सी वेक्टर को यहीं रखा और बी को आप वेक्टर जरूर बनाना यहां पे, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और वेक्टर का क्वेश्चन है, यहां लगना चाहिए था इस पे साइन, हो सकता है एक्चुअल पेपर में लगे भी हो, ये टाइप
शीट से हुआ, जैसे अपन ने पता है वेक्टर की शीट से कर रहे हैं तो डिफॉल्ट मान लेते हैं। अब बोलो स्क्वायरिंग ऑन, तो वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी इक्वल टू बोलो वेक्टर बी स्क्वायर, इसके स्क्वायर रखो ए और सी, 25 प्लस 9 34, यहां बोलो 2 मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इंटू बी स्क्वायर मतलब 16 वहां सब्ट्रैक्ट करो तो कितना, मॉड ए इनकी भी वैल्यू रखो 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा इक्वल टू बोलना -18, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया -3/5, क्यों, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ये आ गया एंगल ए सी का। मान लो अगर आपसे पूछा जाता है एंगल बी और सी का, तो बी और सी को छोड़ देते, ये तरीका होता है। कोई कंफ्यूजन? कोई बुला दो किसी को। चलो ये क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी देन एंड ए वेक्टर इक्वल टू क्या, बी प्लस सी एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी का एंगल पता है कितना, तो रिलेशन बताना है। ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और ए और बी और सी का एंगल पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग कर दो। तो वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू बोलो बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, तो आपको पता है क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ये कंडीशन 50 जगह यूज होगी। ओके, जो जो टॉपिक मैंने लेटेस्ट अभी पढ़ाए हैं उन टॉपिक के पेपर जब देते हो मॉक 21 वाले, वो सब सॉल्व करा करो। अगले वीक से आपकी अल्टरनेट क्लासेस होने वाली हैं, सब पेपर एनालिसिस चालू हो जाएंगे। ये क्लियर? विजय चलिए, 2 टाइम्स ऑफ 2i स्क्वायर प्लस आर जे स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर इक्वल टू, मुझे लगता है यहां पर भी आर होना चाहिए था, आर डॉट आई स्क्वायर आर डॉट जे स्क्वायर आर डॉट आर, मतलब जब भी बोला जाए तो आर जनरल वेक्टर होता है। आर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मतलब होता है। तो अब बताओ, इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो क्या मिला, एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं इसका मॉड लो तो क्या होता, यस और नो, यानी आर स्क्वायर क्या होता, तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये आर ही है। आर कुछ ना बोला जाए तो जनरल पॉइंट होता है, जैसे लोकस होता है ना, उसी को बोलते हैं आर। तो आर इज ऑलवेज रिमेंबर, आर वेक्टर कभी भी बाय डिफॉल्ट यही लेंगे। अगर 3D है तो ये लेंगे और 2D है तो ये लेंगे। अब 2D 3D कैसे पता चलता है, कहां तक लिखा, आई जे के, जब तीनों लिखे तो 3D है। ठीक, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या आंसर लगाएंगे, 3r स्क्वायर दिया भी है ऑप्शन ए में, मन भी करेगा लगाने का। 3 बार आर जोड़ा तो कितना हो गया, 3r स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। सुनो कैसे सोच, दिमाग कैसे चलता है, आर का आई का स्क्वायर कितना 1, आर का स्क्वायर कितना आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर मिला, ये आर स्क्वायर मिला, ये आर स्क्वायर मिला। तो अगर ऐसा होता तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, नहीं होता ना। ये दो वेक्टर थे
जैसी डॉट लगाए खत्म हो गया। अगर आपसे कभी बोला जाए, अच्छा रहा आपने पूछ लिया, कभी आपसे पूछा जाए ए डॉट बी का स्क्वायर क्या, तो आप इसे ऐसे लिखते, हाँ पहले ऐसा लिखते बेटा, का होल स्क्वायर, मतलब ये ऐसा होता, इनटू ये होता है, ये मत लिख देना कभी गलती से। तो यहां पर आर डॉट है, आर का मतलब ये हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आई से आई का मल्टीप्लाई पहले होगा, तो एक्स स्क्वायर इससे बचेगा, वाई स्क्वायर इससे और जेड स्क्वायर इससे। समझने वाला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिया इसलिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बता रहा हूं अभी से। ठीक, और आपको मेंशन नहीं किया जाएगा आर क्या है इसमें। आर क्या है, आर हमेशा एक वेक्टर होता है, और आर का मतलब हमेशा याद रखिएगा, आर वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर मतलब क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये स्टैंडर्ड है, जिसको ध्यान रखिएगा, कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। 2D वो सॉरी वेक्टर और 3D में आर का मतलब हमेशा ये लिया जाएगा। चलिए, the value of b such that the scalar product of the vector with the unit vector parallel to the sum of vectors। ठीक, अब पहले सुन लो, the value of b such that the scalar product of the vector this with the unit vector parallel to the sum of vectors, parallel to the सब दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनमें कंडीशन होती है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। ये कंडीशन कॉलिनियर की भी होती है, ये कंडीशन पैरेलल की भी होती है, ये कंडीशन लाइक की भी होती है, और यही कंडीशन इक्वल वेक्टर की भी होती है। बट इक्वल वेक्टर में लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाती है। लास्ट ईयर इस कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन आए थे 2020 में, अगर ध्यान हो तो। ए बी सी डी आर नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉलिनियर टू डी, ऐसे करके आया हुआ क्वेश्चन था, करवाऊंगा मैं, दोनों इसी पे बेस्ड है। ये बात क्लियर है। अब पहले इसका बताओ सम क्या होगा इन दोनों वेक्टर का, क्या कहां पर, आई 2i प्लस 4j माइनस 5k, बी आई प्लस 2j प्लस 3k, वो तो ऑर्डर तो वही रहेगा ना। तो ये मान लो 2 वेक्टर्स हैं a1 एंड a2, और b1 है ये बी आई प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा ठीक है, अब बताइए इन दोनों का सम क्या होगा। 2 प्लस बी इंटू आई प्लस 6j माइनस 2k। अब बोला क्या पढ़ो, द वैल्यू ऑफ बी सच दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर। पहले तो इसका ये अभी वेक्टर निकाला, यूनिट नहीं निकाला। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये समझ लो एक वेक्टर बन गया मान लो ए, तो इसका यूनिट कैसे निकालोगे, ए कैप, यही कि ये लिखोगे 2 प्लस बी इंटू आई, समझने वाला क्वेश्चन है, 6j माइनस अपॉन इसके मॉडुलस का डिवाइड प्लस 36 प्लस 4। अब इसका और इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है, 1 है। तो आपको बी बताना है, क्वेश्चन ये क्या हो गया, कर सकते हो विद द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स, डायरेक्ट कर लो तो भी आ जाएगा। अब करो तो पहले, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो 2 प्लस बी, आई से आई का हुआ, फिर बोलो
6 -2 है ना, अपॉन बोलो कितना, ये लिखा हुआ है 2 + b का स्क्वायर प्लस 40, दिस इक्वल टू 1, ये कैंसिल, तो बोलो b + 6 इक्वल टू √2 + b का स्क्वायर प्लस 40, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 इक्वल टू बोलो 4 + b स्क्वायर प्लस 40, ये कैंसिल, ये हो गया 8b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 1। ठीक है, अभी उसकी वो तो मैंने जनरल कंडीशन बताई, ये वेक्टर इक्वल टू लैम्डा भी यहां जरूरत नहीं थी, क्योंकि पढ़िए ध्यान से क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ बी सच दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का किसके साथ, विद द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दिस वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकाला तो हो गया काम आपका, आपने इसका मॉडुलस 1 हो गया, तो इन दोनों का सम करा और इसमें इसके क्या करा, मॉडुलस का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर, जो इसके पैरेलल ही माना जाएगा, तो बस इसका ही इसके साथ क्या कर दिया मैंने बाद में, डॉट प्रोडक्ट, और जो किसके इक्वल है, 1 के। आप इसे A1 मानो और इसे A2 मानो, तो A1 + A2 करा, और A1 A2 को A वेक्टर जैसा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपको इसका यूनिट वेक्टर बताना है, किसी भी वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट करना तो क्या तरीका बताया था, उसके मॉडुलस का डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड किया मॉडुलस हो गया, और उस इस यूनिट वेक्टर का इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट कितना है, कितना है, 1, बस कंपेयर कर दिया। ओके, मत हो कंफ्यूज उसमें पैरेलल और सम में, पैरेलल वेक्टर सेम ही होते हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके आई जे के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के रेशियो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर ही निकला है, इसलिए आप अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो जाएं। चलो, फिर भी इसको 2 बार करना, 3 बार करना, बाद में फिर समझना। देखिए आपको कितने फोर्स दिए हैं, कल करा था इस तरह का, 3 फोर्स दिए हैं, ए ये दिया, बी ये दिया, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F1 F2 F3 एंड ए बी। वैसे ये पूछ भी सकते थे फाइंड वर्क डन, पर वर्क डन ना बोल के ऐसा दिया, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब लाइक दिस, इस पूरे तीनों को प्रोडक्ट वेक्टर एक मान लो, कितना, पहले एफ बताओ कितना, आई आई कैंसिल, के बचा, ठीक है, और ए बी वेक्टर बी माइनस ए, वैसे आई की जरूरत है नहीं, केवल के बताओ कितना, माइनस के, तो आना चाहिए -1 या 1, वर्क डन है ना, तो आंसर 1 होना चाहिए, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। अब हो सकता है ऊपर कोई डेटा इनकरेक्ट प्रिंट हो गया हो, अभी के हिसाब से -1, पर माइनस नहीं देंगे, वर्क डन है तो +1 ले लेंगे, निगेटिव इग्नोर किया जाता है। क्लियर, क्या किया आपने, तीनों फोर्सेस को पहले ऐड किया, तीनों फोर्सेस को मिला के एक नया नाम दे दिया, जो कि आपने बोला कितना मिला था, माइनस का के, अच्छा प्लस का के, और ऐसे ही ए बी निकाला, अब ए बी निकाल भूले भले ही लो चाहो तो, अब 2i + 4j - के, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो केवल के साथ के का हुआ, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट को वर्क डन नहीं बोलते, यहां पे वर्क डन है, मतलब ए डॉट बी का मतलब वर्क डन नहीं होता, वर्क डन जब होता है जब एक फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो, नहीं तो ए डॉट बी जनरल मल्टीप्लाई, ओके।
तो अभी इसका आंसर होना चाहिए था 1, जो नहीं है तो कैंसिल। हो गया होगा। स्क्वायरिंग करके फिर से स्क्वायर रूट लेना है। ए वेक्टर बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री, देन तो कर दो स्क्वायरिंग। 16 ए वेक्टर स्क्वायर 9 प्लस 24 ए डॉट बी, बोलो 16 इंटू 9, 9 इंटू 16, 24 मॉड ए मॉड बी कॉस कितना 120, ये हो गया 50 प्लस 24 इंटू 3 इंटू 4, क्यों कॉस 120 माइनस 1/2, ये कितना, तो 50 इंटू अरे 144 सॉरी 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 288 आएगा, सॉरी 288 माइनस, तो बचेगा 144। फिर इसका स्क्वायर रूट फिर लेना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी स्क्वायर करके करा था, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना 12। वैसे ये टॉपिक हटके है पर कोई बिल्कुल ही सिंपल होता है अगर थोड़े से कंसेप्ट से बनने लगता है। ये 50 फॉर्मूले नहीं लगते ट्रिग्नोमेट्री जैसे इसमें। डन। अब ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट में समझाऊंगा क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर ही बताता है वो। P and Q, then a vector along R which लीनियर कॉम्बिनेशन भी पढ़ाना है। ये जो चीज पढ़ानी है उसको छोड़ दीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन एक होता है ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। लॉजिक से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं भी पता तो आपकी मजबूरी है डी लगाना। ओके फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखिए हाईएस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये ऐसा है। थोड़ा सा पेपर को अलग ढंग से एनालाइज करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। वेक्टर ए 3, वेक्टर बी 1, वेक्टर सी 4 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आपको पता है इसका स्क्वायर लिखोगे 9 प्लस 1 10 प्लस 26 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो पूछा है, क्यों दिस विल बी 0, तो -13। यस और नो? ओके if in a right angle triangle ABC, then the hypotenuse AB equal to P, then ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए बी और ये मान लो सी। ए बी कितना दिया है, ये हाइपोटेन्यूज बोला है ना, इसलिए उसको वहां ले लिया बस। तो बताओ पहले मुझे कि आपको जैसे ये पूछा ए बी डॉट ए सी डॉट, हाँ यहाँ प्लस है और यहाँ डॉट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बी ए वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर सी बी वैक्टर, राइट। आप मुझे बताइए कि इसको अभी जो लिखा लिखा रहने दो,
ए बी ए सी, इसको बी सी बी ए लिखा रहने दो। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस बी सी इंटू सी ए, ऐसे ही लिखा रहने दो। क्यों? चाहो तो प्लस भी कर सकते हो आप, बी सी प्लस ए सी। फायदा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बी सी वैक्टर कॉमन ले लो तो क्या बचा? बी ए प्लस ए सी, ए से ए कैंसिल तो क्या बचा? बी सी। तो बी सी वैक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे क्या क्या बचा है? ए बी मतलब पी ए, ठीक है, ए बी इंटू ए सी। इनमें से कुछ कॉमन ले लो भाई। देखो एक बात सुनो, अगर आपसे ये बोला जाए सी ए इंटू सी बी, हमें इसको लेना ही नहीं था एक्चुअल में, सॉरी, सी ए इंटू सी बी तो 90 डिग्री तो जीरो हो गया, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना, उसमें उसकी जरूरत नहीं थी, केवल इन दो से ही काम हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी प्लस बोलो बी सी, बी सी की जगह इसको लिख दो कितना? सी बी इंटू, दोनों को इंटरचेंज किया, दोनों माइनस, और ये तो जीरो हो गया, सी से बी पे गए और सी से ए पे गए तो 90 जीरो। अब इसमें क्या कॉमन? ए बी कॉमन, बोलो क्या बचा? ए सी प्लस सी बी, सी से सी कैंसिल तो क्या बचा बेटा? ए बी डॉट ए बी, दो ये हो गया ए बी का स्क्वायर और ए बी दिया पी, तो आंसर इज पी स्क्वायर। क्लियर है? वो हम जो कर रहे थे उसमें हमने बस ये ध्यान नहीं दिया, उसका वो एक एंगल जीरो लेना था बस, तो थोड़ा सा एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, और अपन पहले जो ले गए थे उसकी जगह ये ले लो। ओके, इसके बाद एक 15 क्वेश्चन करते हैं, बच्चे वो बाद में करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना आज, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए घर पे। ओके, ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट, कोई भी 4 पॉइंट है, देन ए बी सी डी, ठीक है, कोई पोजीशन वेक्टर लेके भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। कहीं कुछ कॉमन निकलता है? हाँ, ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट, ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट है मान लो, तो आप ऐसा मान लो कि ये पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट है, चाहो तो ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। तो अब ए बी के साथ क्या बोला है? ए बी ये है मान लो, तो सी डी ये होगा, तो ये अपोजिट है कि नहीं है? तो माइनस लिख सकते हो आप। क्या बोला? आप इसे ऐसा करो, ये जीरो ले लो ओरिजिन, इसे मान लो क्या? बी, या इसे भी आप बी मान लो इसे, और बस इसको क्या मान लो? सी, हो गया काम। ए बी वैक्टर बोलो कितना? बी वैक्टर, ठीक है, सी डी बोलो कितना? माइनस बी, जो जो लग रहा है वो लिखते चलना, बोलो बी वैक्टर इंटू माइनस बी, बी सी बोलो सी माइनस बी डॉट एडी, इस एडी बोलो इतना मानने, हाँ डी मान सकते हो पर इसी के बराबर, चलो डी लिख लो अभी, पर वो लेंथ माननी पड़ेगी, वो इसके इक्वल है। तो एक काम करो ना, ये पोजीशन, हाँ सुनिए,
देखिए आपको ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपने 4 पॉइंट लिए, ए बी एनी बोला है तो आपने इसको मान लिया सपोज पैरेललोग्राफ, ठीक है। अब ए बी और सी डी अपोजिट है, तो अभी तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ए बी इंटू माइनस, लिख सकते हैं, ये ए बी है और ये सी डी है, प्लस बोलो बी सी, बी सी ये है और ए डी भी यही है, तो इसको आप बी सी ही लिख सकते हो, क्यों, बी सी और ए डी सेम डायरेक्शन है तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ी। फिर यहां सी ए ये है, और फिर कितना बी डी, अच्छा डायगोनल से हो जाएगा, ठीक है। क्या जीरो आंसर है? क्योंकि इसमें देखो जब आप सी ए निकालने को बोलेंगे ना आपसे, तो आप सी ए को ऐसा लिख सकते हो, आप इतना भी मत करो, सी ए को आप ऐसा लिख सकते हो, सी बी प्लस लिख सकते हो, और ऐसे ही बीडी को क्या लिख सकते हो बोलो, ये बीडी है, बोलो बी ए प्लस ए डी, ठीक। और ये लिख के मल्टीप्लाई कर दो, सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इतना ये करो ही मत आप, ये मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ए बी डॉट सी डी प्लस बी सी डॉट ए डी प्लस बोलो सी ए, सी बी प्लस बी ए डॉट बोलिए बी ए प्लस ए डी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे देखो ए बी और सी डी, ए बी यहां मिलेगा, सी डी भी यहां कहीं ना कहीं है कि नहीं है, कोई बात नहीं। और क्या हो सकता है, कर सकते हैं आप इसको, इसमें भी थोड़ा लॉन्ग जा रहा है तो ऐसा ले लो, देखो इसका ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट को, इसका पोजीशन वेक्टर बी मान लो, और इसको केवल कितना सी, बस इतना ही काफी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी वैक्टर कितना है, तो आपने कहा बी, आपसे बोला जाए कि सी डी, तो आपने बोला माइनस बी, फिर आपसे पूछा जाए बी सी, तो आप बोलना सी माइनस बी ए डी, दिस इज ऑल्सो सी माइनस बी, क्योंकि ये और ये सेम होंगे, पर ये ओरिजिन के साथ कैलकुलेट कर रहे हो बस। तो आप चाहो तो इसको एक काम कर सकते हो, डी वेक्टर ले लो, फिर बढ़ ना जाए इससे, हाँ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि पैरेललोग्राम की जगह इससे भी थोड़ा सा ले लो, ऐसा ए बी सी डी। अब देखो ए बी और कितना बोला है सी डी, ये तो अपोजिट है, बी सी और ए डी भी अपोजिट है, ठीक है, ओके। अब देखो सी ए ये हो गया डायगोनल, और बी डी ये डायगोनल हो गया, अगर हमने इसको स्क्वायर माना तो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई कितनी, ये वाली वैल्यू हो गई 0, ठीक है। और ये वाली वैल्यू सुनो, ए बी और सी डी अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक तरह से अगर मान लो इसकी लेंथ को आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए बी को तो ए बी लिखा रहने दो, इसको एक तरह से लिख सकते हो माइनस ए बी, ठीक है। बी सी को बी सी ही लिखा रहने दो, और ए डी को सेम डायरेक्शन है तो इसे भी बी सी लिख दो, ये हो गया कितना माइनस ए बी वैक्टर का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस, अब क्योंकि आपने इसे स्क्वायर माना है तो साइड इक्वल होंगी, और वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली 0, इतना मत करो उसको। ए बी सी डी लेके भी कर सकते थे पोजीशन वेक्टर, पैरेललोग्राम से भी कर सकते थे, सबसे लंबा हो रहा है, सबसे अच्छा है कि आप स्क्वायर ले लो, और एनी 4 पॉइंट बोला है ना,
तो इसका मतलब हमारी मर्जी हमें क्या लेना। डॉट प्रोडक्ट में वैसे ऐसा लेना चाहिए, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, कि परपेंडिकुलर अगर कहीं पे भी बन रहा हो ना तो बेस्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन से एक प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए आपने क्या करा, बिना पोजीशन वेक्टर उसके किया है, एक स्क्वायर माना, स्क्वायर मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबसे पहला दिया था ए बी, वैसे ही रहने दिया, पर सी डी मतलब अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस ए बी लिखा है। यहां पर बीसी था, ये बीसी ये है, और एडी भी सेम डायरेक्शन है इसलिए बीसी ही लिख दिया, प्लस सी ए और बी डी ये डायगनल है और डायगनल 90 डिग्री पे होते हैं इसलिए वाला रिजल्ट जीरो। ये हुआ माइनस ए बी वैक्टर का स्क्वायर, ये हुआ प्लस बीसी वैक्टर का स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ साइड्स हैं और स्क्वायर की साइड इक्वल लेंथ की होती है इसलिए रिजल्टेंट विल बी जीरो। ओके, अब हेडिंग डालिए वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बच्चे हुए क्वेश्चन बाद में। कर सकते हैं, उससे भी हो जाता, वो मैं चाह रहा था कि कम से कम टाइम लगे इसलिए बार बार रुक रहा था। आप जो ए बी सी डी मान रहे थे उससे भी हो सकता है, पैरेललोग्राम से भी हो सकता है, हो जाएगा वो, बस थोड़ी सी स्टेप बढ़ सकती। पर जब हमारे पास परपेंडिकुलर का कहीं पे भी स्कोप हो तो ले लेना चाहिए, टाइम आपका हमेशा बचेगा। और एक और फायदा हुआ, स्क्वायर मानने से आपको साइड लेंथ इक्वल हो गई तो कैंसिल भी आराम से हो गया। ठीक, बाकी पैरेललोग्राम लेते तो भी यही होता, पैरेललोग्राम की साइड भी कैसी हो जाती, इक्वल, तो भी कैंसिल होता। चलिए हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, एडी ये है, ए से डी जा रहे हो और बी से, देखिए कभी भी एरो की कोई बात नहीं, जिस वेक्टर को लिखते, अगर आप लिख रहे हो एडी वेक्टर तो एरो कहां से स्टार्ट होगा, ए से डी की तरफ। यस, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए। लेट ए एंड बी बी टू वैक्टर्स, लेट ए एंड बी बी टू वैक्टर्स, ए और बी दो वैक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर इज थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट सीख गए तो बस समझ लो वेक्टर लगभग खत्म, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी का एडवांस पार्ट होता है। लेट ए एंड बी बी टू वैक्टर्स, अब उसको दोबारा करना जिसको समझ में नहीं आया। लेट ए एंड बी बी टू वैक्टर्स एंड एंगल बिटवीन वेक्टर इज थीटा, देन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, देन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू, अब एक प्रॉब्लम थी, ये भी स्केलर ये भी स्केलर ये भी, तो ये वेक्टर कैसे हुआ। वेक्टर का हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए, तो रिजल्ट वेक्टर जब होगा जब हम कोई डायरेक्शन दें, तब ए और बी वेक्टर के मल्टीप्लाई के साथ क्या डायरेक्शन लें। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बनाया कि जिस प्लेन पर ए और बी है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लें। डायरेक्शन के लिए क्या लगता है, यूनिट वेक्टर ना, तो ए और बी के परपेंडिकुलर क्या ले लें, यूनिट वेक्टर, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं क्या, एन कैप। ये ऐसा समझ लो, ये एक एन कैप है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन ए एंड बी। मतलब अगर एन कैप का मॉड लें हम कभी भी तो क्या मिलेगा, 1। तो एन कैप का बिल्कुल दिमाग में रखना, यानी जिस प्लेन पर
मान लो ये जो जैसे बोर्ड है, ये ए है, ये बी है मेरा, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये है, तो इसे एन कैप बोलते हैं। या तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर पता हो, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में पता होता है एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, जेड एक्सेस, वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सेस होता है, एक्स। पर जब नहीं पता हो तो हम एन कैप लिख देते हैं। ये क्लियर है बात? और याद रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया गया। यही अगर मैं बोलूं कि बी क्रॉस ए बताओ, तो बताओ क्या होगा, ये स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। पर जब बी क्रॉस ए बोलना है तो वेक्टर में ए से बी पे जा रहे हो तो ये डायरेक्शन लिए, तो बी से ए पे जाओगे तो अपोजिट, तो माइनस एन कैप लिखा जाता है। इस हम बोलते भी है ना वेक्टर में, ए क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। ओके लिखिए। अच्छा कभी आपसे मैं बोलूं ए क्रॉस ए बताओ तो क्या होगा, मॉड ए, मॉड ए, मॉड ए। अब एंगल जीरो हो जाएगा इंटू एन कैप, पर साइन जीरो जीरो, इसलिए और रिजल्ट। इसलिए अगर दो वेक्टर ऐसे हो, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये सब क्या होंगे, पैरेलल, और कॉलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल सिस्टम, वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। आई जे के, वेक्टर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। याद रखिए जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जब भी जाते हैं तो एक बात। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, जे क्रॉस जे बोलो, और के क्रॉस के जीरो। पर मैं आपसे बोलूं आई क्रॉस आई सेम होगा ना, पैरेलल वेक्टर, जे क्रॉस जे के क्रॉस के, क्योंकि एंगल जीरो होगा। पर मैं आपसे बोलूं कि आई क्रॉस जे, सुनना पहले, आई आई क्रॉस जे, तो पहले तो लॉजिकली लिखोगे मॉड आई मॉड जे, इनके बीच का एंगल 90 इंटू एन कैप। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में पता है तो फिर एन कैप नहीं लिखा जाता। एन कैप जब लिखते हैं जब नहीं पता होता। तो अभी पता है आपको एक्स और वाई के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है, वेक्टर कौन सा होता है, जेड एक्सिस, तो इसलिए एन कैप की जगह क्या लिखा जाता है, के। तो इसलिए आप ध्यान रखिए आई क्रॉस जे कभी भी निकालना हो तो के एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे। अरे के क्रॉस पूछ रहे हैं ना, पर यही उल्टा कर दें, क्लॉकवाइज जाओ, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। यहां पर कहीं वन नहीं होता है, डॉट में क्या होता है, उल्टा होता है, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, सॉरी वन, के डॉट के बोलो वन, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई, ये सब क्या होते हैं, जीरो। डॉट का सिस्टम अलग है, यहां पे कोई रिजल्ट वन नहीं होता, या तो रिजल्ट जीरो है या आईजेके के टर्म में मिला हुआ है।
तो अब ऐसा याद रखना मुश्किल होता है, पर बस सब तरीका यही कि जब भी करना हो तो मैं हमेशा आपको एक सलाह दूंगा, आप ऐसा बना लिया करो एक सर्कल पे, आई, जे और के। एंटी क्लॉक वाइज जाओ तो पॉजिटिव और क्लॉक वाइज जाओ तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। के क्रॉस आई बोले तो जे, और रूपम के क्रॉस जे बोले तो माइनस आई। ओके, ऐसा याद रखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। चलिए, तो अब मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए ए और बी, और मैं आपसे बोलूं कि ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, आई से आई का हुआ जीरो, आई से जे का हुआ, आई से के का हुआ, ये याद रखने में मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में पहला जो वेक्टर है उसी को रखना है, ये कंपलसरी है, जो पहला वेक्टर आया। तो ए वन बी वन, और इसमें तो बताइए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, प्लस जे इंटू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, प्लस के इंटू, ये इसके बिना भी कर सकते हो पर कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हम हमेशा डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। डन, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड ए क्रॉस बी। बोलिए। सीधा सीधा ए क्रॉस बी बोला है, तो आई जे के 3 4 - 5 4 - 7 11 44 - 35, बोलो। प्लस का 9i -20 -33 माइनस जे -21 -16 -37 के। यस और नो? वन मोर क्वेश्चन, जिसको नहीं आया उसके लिए करवा रहा हूं। फाइंड ए क्रॉस बी।
तो ए क्रॉस बी जब निकालना होगा, बोलो, 44 माइनस 42, 2i। वो डिटर्मिनेंट बनाना कोई आपके लिए जरूरी नहीं है। 14 प्लस 20, 34j, 30 प्लस 30, 22। मतलब बताना ही था कि आप डिटर्मिनेंट बनाए बिना भी लॉजिक से कर सकते हो। पहली रो आई जे के, बाकी दो को ही तो मल्टीप्लाई होना है। डन। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते क्यों? जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम करते थे, दो रीजन थे। पहला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, क्या प्रोजेक्शन निकालना, और एप्लीकेशन था वर्क डन। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो बताता हूं, और एप्लीकेशन बाद में। तो लिखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मतलब ज्योमेट्रिकली इसका पर्पस क्या वो बता रहा हूं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा, ये एन कैप परपेंडिकुलर वेक्टर है, एन कैप। अब जब हम ए क्रॉस बी निकालते थे तो ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो ये देखा कि अगर ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिया जाए, तो अगर इसको पैरेलल लेते हुए क्या बना दिया जाए, पैरेललोग्राम, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस इस पैरेललोग्राम के एरिया को बताता था। तो इसलिए हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये निकालते हैं। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो कभी भी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो क्या होता है वो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसी केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो क्योंकि ट्राइंगल इसका आधा होगा, तो आप कर देते थे हाफ ए क्रॉस बी। ओके। लिखिए, जब मॉड लेते थे वो उसके इक्वल आता था। एरिया स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अगर आपको ये दो साइड दी है, को इनिशियल साइड जिनका एक ही इनिशियल पॉइंट है, एक ए और एक बी, तो ए क्रॉस बी तो आपने डिफाइन किया है, पर इसका जो रिजल्ट है इसका अगर हम मॉड कर दें तो हमें क्या मिलता है, एक पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है। आप इसी को सेम लेंथ के पैरेलल एक लिया, एक वेक्टर, इसके पैरेलल एक वेक्टर लिया, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका एरिया अलग से निकाल के देखा, और क्रॉस का जो रिजल्ट है उसका मॉडुलस निकाला, दोनों क्या है, सेम। ऐसा एक बार, दो बार, हजारों बार किया तो समझ में आ गया कि ये वेरीफाइड है। तो हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाले। यानी अब आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो वेक्टर मेथड से बहुत कम समय में निकाला जा सकता था। ये उसका पर्पज है पढ़ने का। क्लियर है? तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम find area of parallelogram whose sides are I plus 2j plus 3 के एडजेसेंट साइड दी हुई है दो। फाइंड एरिया पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर I plus 2j plus 3 के माइनस 3i माइनस 2j प्लस के।
अब आपको एडजेसेंट साइड का मतलब होता है दो साइड ऐसी दी हुई हैं, तो आपको केवल क्या करना है, ऐसी दो साइड दी हैं, ये ए है और ये क्या है बेटा, बी। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है, तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी निकालो और उसका मॉड। तो ए क्रॉस बी कितना आया, 2 - 8i -9 प्लस -10 जो है ना, प्लस 4k, पर ये नहीं, इसका मॉड 100 प्लस 64 प्लस 16 रूट, यस और नो। चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 6√5, 36 5 जा लिख सकते हो ना। डन। अगर इसी केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला होता, तो हाफ ट्राइंगल बोला होता तो क्या हो जाता, 3√5। नोट डाल के लिख लो। अगर बोला होता तो लिखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, अगला क्वेश्चन अलग है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर find area of triangle whose vertices are 3 - 1 2, 3 - 1 2, 1 - 1 3, 1 - 1 -3, -3 कर लेना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही दे रहा हूं। सी 4 - 3 1, दे कुछ भी सकता था, ऐसे ही चेक करना आपका आंसर की एक्यूरेसी। और याद रखना है, कुछ से अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। क्या दी हुई है आपको, एडजेसेंट साइड दी हुई ना। अब मत पूछो कि अपोजिट दिए हो तो क्या होगा, ये दी नहीं देंगे वो, जिस फॉर्मेट में एरिया निकला जाएगा वही दिया जाता है। हम खुद ही क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, जीवन को भी और मैथ्स को भी, दोनों को कॉम्प्लिकेटेड खुद करते हैं। ओके। अब कभी भी ट्राइंगल के साथ दिया होता है एडजेसेंट साइड होना जरूरी है, तो इसका रूल समझ लो। अगर बी से चलोगे तो बी से सी, बी से ए पे जाओगे। ए से चलोगे तो ए से बी, ए से सी, मतलब आप एक जनरल कंसेप्ट लिख लो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला है तो किसी भी एक वर्टेक्स को ले लो, मतलब ए से गए तो ए बी क्रॉस, बोलो क्यों ऐसा, क्योंकि जब ऐसा लोगे जब ही तो एंगल बनेगा और जब ही पैरेललोग्राम जनरेट होगा। या फिर बोलो क्या लिख सकते हो, हाफ, बोलो बी से जाओगे तो बी सी क्रॉस बी ए। और अगर सपोज सी से गए होते, तीनों में से आप कोई भी अलग अलग लोग अलग अलग निकाल लो, एक ही आंसर आएगा। पर कोई बच्चा गलती से ऐसा लिख दे ए बी क्रॉस बी सी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए बी ये है और बी सी ये है, तो होगा ही नहीं। एक ही पॉइंट से चलना है। क्लियर है बात। तो कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले तो ये तरीका होता है। अब मान लो कौन सा ले रहे हो आप, सपोज आप ले रहे हो ए बी, मान लो, तो पहले ए बी वैक्टर बताओ कितना है। ए बी मतलब बी माइनस ए -2i 0j -0j लिखना चाहिए वो एक्चुअल में, नहीं तो मल्टीप्लाई में भूल जाते हैं हम। और फिर ए सी बताओ,
आई -2j -k। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करना है तो अलग लिख रहा हूं पहले, बोलो। -10 आई ना, -7j +4k, और इसका मॉड लो 100 + 49 + 16, बोलना √165। तो यहां पे लिखोगे √165/2। दिस इज द राइट आंसर। ये बहुत ही कॉमन हाईएस्ट पूछे जाने वाला टाइप है। अब आप किसी से भी निकाल लो, आप सी से बी पे जाओ, सी से ए पे जाओ, जिससे निकालना हो। और इसको अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में सॉल्व कर देना, मान लो ए का पोजीशन वेक्टर क्या मान लू मैं, ए, बी का क्या मान लें, सी का। तो ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में फॉर्मूला ये आता है, ए क्रॉस बी प्लस, बोलो, बी क्रॉस सी प्लस। अब ये इसलिए बता रहा हूं कि फॉर्मूला ही पूछ ले तो पता होना चाहिए, पर ये करने में टाइम लग जाएगा। क्यों? पहले ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर मॉड, उससे जल्दी ये हो जाएगा। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे। और यहां नोट डाल देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, देन ए क्रॉस बी, बोलो, प्लस बी क्रॉस सी, प्लस, बोलो, कितना बेटा, 0। ठीक है। अब आप अपने आप से ये करना चालू करोगे, सर कि अगर ए बी क्रॉस सी ए ले ले तो भी आंसर सेम आएगा। मैं बोलूंगा सही में सेम आएगा, क्योंकि आप क्या ले लेते हो उसका मॉड, तो वो निगेटिव खत्म हो जाता। पर ये सब मत करो ना, जो समझाया जाता है वही करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो हम पेपर में गड़बड़ करने लगते हैं। तो एक हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जो बताएगा उससे कुछ नया अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो काम मत करो ना। अब आप कभी ऐसा करते हो कि चलो यार धूप बहुत, अब तो गर्मी बहुत आ गई है, अब मैं चाय गैस पे नहीं उबालूंगा, पूरा मसाला रख के धूप में रख के बैठूंगा, आराम से पढ़ाई करूंगा, जब उबल जाएगी पी लूंगा, आटा मार के रखूंगा, रोटी सेक के धूप में रख दूंगा, पक जाएगी ना, जब पकेगी जब ही खाऊंगा। तो आप वहां ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, नहीं नहीं अपन गैस पे सेक लेते, ये सब काम में कौन उलझे। यहां बिल्कुल जो चीज है, अब वो तो लॉजिक है, ए बी की जगह अगर बी ए रख दोगे तो कोई एंगल में फर्क पड़ेगा? ए बी और बी ए में क्या चेंज होता है? माइनस का। मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा माइनस आएगा। पर जो तरीका बताया जा रहा है वो सीखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो एंगल के साथ उसका कंसेप्ट है। जब ए से बी और बी से सी जाते हैं तो यहां एक एंगल जनरेट होता है, और उससे उसका इंटरप्रिटेशन निकला है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो है उसका। आंसर सेम आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्लियर है बात? चलिए, वन मोर क्वेश्चन। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टासेस आर, तीन वर्टेक्स दे रहा हूं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टासेस आर 1 7 6 5 4 9 3 -7 4। फाइव फोर नाइन, 5 4 और 9। कोई भी एक पॉइंट से चल सकते हो, इसे ए, इसे बी, इसे सी बोला है। कोई भी एक वर्टेक्स को लेके करें आप, हमेशा ये थोड़ा सा दिमाग में ही रखें। हाफ, मुझे नेट आंसर देना, मुझे नेट आंसर से मतलब है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टासेस आर
फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, फटाफट करिए। बोलना। 35, मुझे पता नहीं। ए बी निकालो पहले। -2i -11 जे, क्यों? -5 के सही लिखा है। ए सी बोलो। ये माइनस प्लस और कोई जरूरी नहीं, जो वर्टेक्स मैंने लिया आप कोई भी वर्टेक्स से ले लो, और जैसा बोला वैसे ही करो, ज्यादा उसमें मत करो ऐसा उलझन। अब बताओ क्या होगा। ए बी क्रॉस ए सी निकाला, तो बताओ कितना हो जाएगा। सही नहीं लिखा है? ए बी सही तो लिखा, 3 -5 -2i, सब तो सही लिखा है। बोलिए। अभी सब सही है? चलिए बोलो। 50, देखना यही आ रहा है। अब क्योंकि मैंने अपनी तरफ से दिया था डेटा, है ना, अगर यही बुक का होता तो ऐसे लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन बन जाता। अब क्या करोगे। 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, टू सबके कॉमन फैक्टर है इसमें। अच्छा, √5000 आ रहा है, बाकी वैसे इसमें टू सबके कॉमन फैक्टर हैं। कैसे? 2 × 24, 2 × 7, 2 × 25, और टू का स्क्वायर बाहर, तो ऐसा टू लिख के ऐसा लिख सकते थे। 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 25 का, जो कि जल्दी निकालना आता है आपको। 576, 49 + 625, तो 2√1250, नहीं सही है? देखना कितना आ रहा है, ऐड करो इसको। हाँ, तो 2√1/2, 2√1250, ये भी कैंसिल, तो √1250 इज अ राइट आंसर। या आपने जो निकाला था वो भी सही था, √5000/2। चाहो तो एक काम कर सकते थे, इसको लिख सकते थे 50 × 100, क्यों? बल्कि और भी बाहर निकल जाएगा, 50 × 100, 2 × 25 × 100 भी लिख सकते थे, राइट? तो अंडर रूट से निकलेगा 5, 10, और अंदर बचा √2/2, तो 25√2 भी लिखा जा सकता था। इवन इसको भी लिख सकते थे, 1250 है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 625, क्यों? तो वही 25√2, बात एक ही है, जहां से भी जैसा कंफर्टेबल लगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 2a + b, नहीं, हाँ, 2a + b क्रॉस a - 2b।
और ऐसा दिमाग बिल्कुल मत चलाना कि ये जो वर्टेक्स दिए हैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट से निकाल लें, तीनों वर्टेक्स रख दें, डिटर्मिनेंट में आंसर आ जाएगा, है ना। ये एक और नई मिस्टेक कर देते हैं हम, मतलब आती हुई चीजों को हम खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करते हैं और फिर कर देते हैं कि सर तीनों वर्टेक्स यहां रख दें और डिटर्मिनेंट निकाल ले, तो नहीं आएगा क्या? आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप इसमें टू का मल्टीप्लाई करके बी ऐड करो, ए में टू बी को सब्ट्रैक्ट करो, पहला अप्रोच। दूसरा, याद रखिए इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो टू ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस फोर ए क्रॉस बी माइनस टू बी क्रॉस बी। याद रखिए ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी क्या होता है? जीरो, बात खत्म। ये कितना है? बी क्रॉस ए। इसको चाहो तो लिख सकते हो प्लस फोर बी क्रॉस ए, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे फाइव, तो आप बी क्रॉस ए में फाइव का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। या जो आपको मैंने बताया वो दोनों से आंसर कोई अलग नहीं आएगा, जस्ट फॉर प्रॉपर्टी बताने के लिए क्वेश्चन दिया है। ज्यादा अच्छा है कि ये कर लें। बोलिए। तो बी क्रॉस ए करना है। मान लो ए क्रॉस बी करो तो माइनस लगा देना, कोई बात नहीं है उसमें। ए क्रॉस बी बोलो। अब ऐसा लिखा है इसलिए कर रहा हूं, माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व, सेवन आई क्यों? माइनस नाइन प्लस टेन प्लस के, सॉरी प्लस जे, एट माइनस थ्री प्लस, पर आंसर होगा माइनस फाइव टाइम्स ऑफ, क्यों? यही आया होगा ना आपका। डन। अब एक क्वेश्चन करिए, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का जेई तक में एक क्वेश्चन आया था, लिखिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये समझ में आ गया? या तो ये लॉजिक, या जो मैंने बताया कि इसमें टू का मल्टीप्लाई करके ऐड करो, एक वेक्टर बना, ए में टू बी सेपरेट करो, एक वेक्टर बना और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, रिजल्ट सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए वन मोर क्वेश्चन। ये अटक गया है, चलिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर वन माइनस वन टू, वन माइनस वन टू, टू वन माइनस वन, टू वन माइनस वन, थ्री माइनस वन टू। क्या बोला मैंने? थ्री माइनस वन टू। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहीं मॉड बोला था? नहीं, तो भी कुछ लोगों ने मॉड अपने आप निकाल दिया। जो पूछा जाए वही निकाल के छोड़ना चाहिए क्वेश्चन, नहीं तो पेपर में हम यही करते हैं, पूछा कुछ गया, करके कुछ आते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो अब ये स्टैंडर्ड इसका ऑप्शन भी, तो बेसिक क्वेश्चन हो गया काफी। करिए जल्दी करिए।
माय क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टासेस आर। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं बार बार, आप शॉर्ट में लिखते ही नहीं हो। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टासेस आर। ए कितना है? 1 -1 2। बी बोलो 2 1 -1 and C is 3 -1 and 2। डन। कितना? √13 बोलिए। अब सोचो अगर इसको डिटर्मिनेंट से करते तो डिटर्मिनेंट में रूट कहां से आ जाता? आ सकता था कभी? आपने जैसे इसका आंसर बोला √13, कोई बच्चे बोल रहे थे कि इसको डिटर्मिनेंट से कर दें, सीधे सीधे लिख दें, कभी रूट आएगा? तो ऐसे मिसकंसेप्शन कभी नहीं बनाना चाहिए। वो 2D में था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हम डिटर्मिनेंट से करते थे, 3D के लिए नहीं है। खैर अभी आप जैसे इसके ऑप्शन दिए थे 6, √6, 13 और √13, आई थिंक √13 आप जो बोल रहे हैं सही होगा। यही है। लिखिए नेक्स्ट, द एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। द एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर 3i + j - 2k। बी i - 3j + 4k। कोई क्वांटिटी 2D है 3D है कैसे पता चलता है? कई बार हम ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछते हैं, बताओ कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेट देख के। अगर दो कोऑर्डिनेट दिए तो क्या है? अगर x और y दिया तो क्या है? और XYZ दिया तो क्या है? क्या है? लिखेंगे नहीं, ये इतना अपने को अपनी समझ से समझना है। चलो इसको करो जल्दी। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट से ही निकालना है, पर उसके बाद उसका क्या निकलता है? मॉडुलस। जब हम एरिया लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट तो एक पार्ट हो गया, फिर क्या निकलता है उसका? मॉडुलस। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एरिया को तो वही बताता है, मॉड। क्रॉस नहीं, क्रॉस तो रिजल्ट है। चलो अभी ये करो। अब आपको मैंने बोला है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन। इसको डायगोनल्स के लिए हम एक काम करते हैं, D1 D2 लिख देते हैं। यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। अगर कभी पैरेललोग्राम के, अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर ये साइड दी है, दो एडजेसेंट साइड दी है, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता था A×B पैरेललोग्राम के। पर अगर कभी मान लो डायगोनल ही गिवन हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, हाफ आ जाता है। हाफ D1 × D2। ये कब? जब डायगोनल गिवन हो। और बोला जाएगा, वो पेपर में लिखा होगा, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं हो करेंगे। अगर वो साइड दे रहे हैं तो लिखते हैं एडजेसेंट साइड, और डायगोनल दे रहे हैं तो जैसे मैंने मेंशन किया, हाफ D1 × D2। हाफ D1 × D2। थोड़ा ध्यान रखना, अगर डायगोनल पता हो तो हाफ D1 × D2। ठीक, तो वही करना, वही था पहले D1 × D2 ने। अगर इस केस में ट्राइंगल बोले तो 4 टाइम हो जाता है। अगर इस केस में ट्राइंगल बोले तो 1/4 हो जाता है। डी सिंगल सिंबल फॉर डायगोनल।
कितना आ रहा है? 5√3, 10√3, 5√3, 8 और 4 ऑप्शन ये थे। अगर ये 2 भूल गए तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए 10√3 ऑप्शन ए दिया था इसका। इसके ऑप्शन ये थे 10√3, 5√3, ऐसे ऑप्शन थे। तो अभी आपने बोला कितना? 5√3 इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए एक बार वापस क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं और उसके कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, राइट। मैं आपसे बोलूं कभी साइन थीटा बताओ, तो एंगल स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें दोनों तरफ मॉड लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने मॉड लिया, बताओ क्या हो गया? इसका मॉड क्या होगा? 1, तो ये खत्म हो गया। तो साइन थीटा क्या आ गया? ये भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर साइन थीटा पूछा तो कैसे निकालेंगे? ओके, नहीं है तो ए वेक्टर दिया है, मान लो 2i माइनस 3j प्लस 4k। बी दिया है i प्लस j माइनस 5k। मैंने आपसे बोला फाइंड साइन थीटा, निकालिए। बिल्कुल कर सकते हो, और यही मैं आपसे चाहता हूं करें। आप पहले निकाल लो कॉस थीटा, जल्दी निकलता है। और साइन थीटा क्या होता है? अगर आप साइन से निकालेंगे निकाल सकते हैं, पर साइन थीटा से हमेशा टाइम लगेगा। तो सजेशन है पहले क्या निकाल लो? कॉस, और फिर साइन निकाल लो। और याद रखो, कॉस किसके साथ आता है? डॉट के साथ। और साइन किसके साथ आता है? क्रॉस के साथ। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते थे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस थीटा निकालो, तो आप फट से निकाल लेते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कंपेयर टू क्रॉस हमेशा क्या होता है? एजी होता है। तो 2 माइनस 3 माइनस 20 है ना, सही है। अपॉन रूट बोलो 29, अब मेंटली दिया इसलिए कंफ्यूज मत हो। 27, 24 कैसे? अब साइन थीटा निकालना है, ऊपर बताओ कितना? 21 ना। अरे निगेटिव इग्नोर कर देते हैं भाई, लिख लो माइनस, खुश रहो। यहां स्क्वायर करोगे तो खत्म नहीं हो जाएगा अपने आप। 1 माइनस 441 अपॉन 29 इंटू 27। अब क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से दिया, नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जल्दी हो जाते हैं। तो आप चाहे तो साइन थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस कंसेप्ट से, बट कॉस निकाल के भी कर सकते हैं, ज्यादा इजी होता है। बोलना कितना रहे? 29 इंटू 17 कर 27 करके माइनस करो। रूट 342 की 242? रूट 342 अपॉन इसका भी मल्टीप्लाई करवाओ। इसको 30 माइनस 1 लिख लिया करो।
81 माइनस 27 खत्म। कितना? 780 वो अपॉन में आएगा 783 ना, सही है। अब आप में से कुछ बच्चे जैसे ऑनलाइन में लिख रहे हैं 242। अब ये वेक्टर की प्रॉब्लम है क्या? ना ये वेक्टर की प्रॉब्लम है, ना ये किसी और, ये प्रॉब्लम है आपकी केयरलेस की। ऐसा भी नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं आता, अगर नहीं आता तो आप ग्रेजुएशन तक आ ही नहीं सकते थे। मान लो एक सिवा अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप 10th ही पास नहीं होते, आप 12th पास ही नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई दुकान खोले हुए बैठे होते और दूसरों को ज्ञान दे रहे होते, है ना। ये क्लियर? चलो नेक्स्ट। ए क्रॉस बी को अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें, रिलेशन बिटवीन लिखिए डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इस पे बेस क्वेश्चन हमेशा आया है। रिलेशन बिटवीन एंगल बिटवीन, वो रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए दो वेक्टर दिए हैं, मतलब पहले तो हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट ये मिलता है, और डॉट का रिजल्ट ये होता है। अब आप एक बार बताइए, अगर मैं बोलूं इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, एन कैप का स्क्वायर क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस, ये भी मॉड ही है, चाहो तो इसे मॉड लिख सकते हो। मॉड लिख दो या ब्रैकेट लिखा रहे तो एक ही बात है। ये मॉड ए स्क्वायर है, ये मॉड बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। विद प्रूफ सब इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा मेमोराइज ज्यादा आसानी से रहे। और इसको क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी। तो देखो क्या आ गया, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का ये रिलेशन होता है। तो इसको ऐसा भी लिखा मिलता है आपको, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड, लॉजिकली भी समझो, एक में साइन आता है, एक में कॉस, साइन का थीटा कॉस का थीटा क्या हो जाते हैं? 1। अगर आप यहां पे जोड़ोगे तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसमें क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1। ये कॉमन हो जाएगा। ओके, देखो इसमें मतलब मैं आपको जो कहना चाह रहा था ना, अगर आप चाहते तो ये तो एक तरीका था आपको, आपने इसको 1 माइनस कॉस कर लिखा, आप इसको स्क्वायर करके लिखो, बताओ क्या आएगा? ए डॉट बी का होल स्क्वायर, बोलो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। अब मैं बोलूं दोनों को ऐड कर दो तो यहां ये होगा, यहां पर ये कॉमन, तो 1 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी एक तरीका। इस पे क्वेश्चन किस तरह से आए एग्जाम में वो भी बताता हूं, लिखिए।
वेक्टर ए इक्वल टू वो मॉड ए इक्वल टू 13, मॉड ए इक्वल टू 13, मॉड बी इक्वल टू 5 एंड a dot b 16, a dot b 60, find a cross b. इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। मॉड ए 13, मॉड बी 5, ए डॉट बी 60, फाइंड ए क्रॉस बी का मॉडुलस। बफरिंग इस साइड से बिल्कुल भी नहीं है। और अपने ब्रेन को सही करिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि आप अपने ब्रेन को ऐसा मैसेज दे सकते हो, एग्जाम में वेक्टर के क्वेश्चन क्लिक नहीं करते। मैसेज दो ब्रेन को, बनता हुआ क्वेश्चन नहीं करोगे। पढ़ लेने के बाद भी आप अपने आप से यही बार बार बोलते हो, एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन क्लिक ही नहीं करते। एग्जाम के समय ये क्लिक ही नहीं करता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। एग्जाम के समय क्लिक ही नहीं करता कब क्या करें। बच्चे से पूछो मोबाइल गेम में कैसे गेम खेलता, कैसे उसको क्लिक करता है, कब कौन सा बटन दबाना है। इवन आपका भी करता है और ज्यादा करता है आपका। अभी आईपीएल और एमपीएल नाम के जो ऐप हैं, उन्होंने बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट कर दिया है। जो यूथ है वो बहुत अच्छा खेलने लगे हैं और जितना पैसा उनके पास होता है वो सब गंवाने लगे हैं वो। बोलो 25। आप ये ध्यान रखिए कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ऐसा सीधा ये वाला कंसेप्ट हमेशा, ए डॉट बी का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड। अब देखो आपको ये निकालना है, तो ये कितना 169 इंटू 25 माइनस 60, तो 60 इंटू 60। ठीक, अब एकदम मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान रखो थोड़ा। क्या कर सकते हो आप, 25 कॉमन ले सकते हो। तो 169, इसमें से 5 कॉमन लिया तो -12 इंटू -12 यानी 25 इंटू 25, और इसका मॉड है मतलब स्क्वायर है अभी तो मॉड क्या हो जाएगा बेटा 25। वन मोर क्वेश्चन, ये दोनों, दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब आप थोड़ी सी होशियारी दिखाना चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें, फिर स्क्वायर रूट ले लें। क्या अच्छा आपके लिए वो। आप देखो कैलकुलेशन कभी भी जल्दबाजी मत करो, कुछ कॉमन निकलता तो हमेशा टाइम सेव करता है। ओके चलिए वन मोर क्वेश्चन। मॉड ए इक्वल टू 2, मॉड बी इक्वल टू 5, ए क्रॉस बी 8, फाइंड ए डॉट बी। बोलिए 6, सीधा सीधा 64 प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलना, हाँ 25 इंटू 400, तो 36 मतलब 6। ओके वन मोर क्वेश्चन।
ए डॉट बी 5 मॉड ए क्रॉस बी 7 मॉड बी 8 फाइंड वेक्टर ए। 4 अननोन है ना उसमें, 3 देके कोई भी पूछ लेते हैं। ये फॉर्मूला क्रॉस और डॉट का बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। हो गया ये क्वेश्चन? बोलो ये कितना, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 इक्वल टू इंटू मॉड, ये बोलो कितना, 74/64 इक्वल टू मॉड ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लोगे, रूट ऑफ 74/8। रूट जरूर लिखना, रूट मत भूल जाना। डन। नेक्स्ट, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस 5a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर इक्वल टू, बोलिए बी क्रॉस ए। देखिए जब भी ए का एक से होगा 0, 15 बी क्रॉस ए, ऑर्डर याद रखना। इसका इससे क्या तो प्लस 14 ए क्रॉस बी, ये 0। अब ये इसको 15 बी क्रॉस ए लिखा रहने दो, इसको -14 बी क्रॉस ए। नेट रिजल्ट इज बी क्रॉस ए। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू, बोलिए जीरो। उसका लॉजिक समझो, एक ये मिलेगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बोलो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, बी सी क्रॉस बी, और ये क्या है यहां कहीं लिखा होगा ना बी क्रॉस सी, कहां है ये दोनों अपोजिट है, कैंसिल।
ए क्रॉस बी से बी क्रॉस है, ये आपस में कैंसिल, 0। डन। चलिए, तो अब ये वेक्टर का क्रॉस का एप्लीकेशन बचा है जो अगली क्लास में करेंगे, यानी नेक्स्ट वीक में। अभी आपको मैं बता देता हूं क्या करने वाला हूं इस वीक में। अब मैंने एक आपकी क्लास ली थी लास्ट, इस वीक के मंडे, होली वाले दिन ही ली थी ना, होली वाले दिन स्टैटिस्टिक्स की एक क्लास ली थी, तो उसकी सेकंड क्लास में कल लूंगा और सुबह के टाइम पे लूंगा, ठीक है। टाइमिंग 10-10:30 के आसपास, 10:30 या 10 o'clock पे होगा, वो दिख जाएगा आपको। एक बात, कल इवनिंग में क्लास नहीं होगी, और अगले वीक जो वेक्टर की क्लास होगी वो होगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में मैं 21 वालों बच्चों का पेपर का एनालिसिस लूंगा। और ऑनलाइन वाले सब ध्यान रखना, कल 21, 22, 23 का एक अलग से सेशन भी लूंगा, वो टाइम आपको दिख जाएगा, वो भी आपको अटेंड करना है। साथ में कल की क्लास मॉर्निंग में अटेंड करना है, जिससे आपका स्टेटिस्टिक्स भी कल की कल फिनिश हो जाएगा। फिर ये वेक्टर है जो आपका अभी बचे, इसकी करीब 2-3 क्लास और लगेंगे। अगले वीक में 3 क्लास लूंगा मैं वेक्टर की, क्योंकि एक क्लास में ये कंप्लीट होगा, फिर जो आपको शीट दी है वो डिस्कस होगी, ट्रिपल प्रोडक्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो 3 क्लास तो लगेंगी। फिर जाके हम उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक से कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे, वो भी अल्टरनेट डेज ही होंगी, ठीक है। अच्छा, आज मैजिकल कैप्सूल कोर्स की क्लास में पढ़ा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो 21 के वो सभी लोग जिनको रिवीजन करना है या कमांड नहीं आ रहा, वो लोग क्लास अटेंड करेंगे 7 o'clock पे, और जिनको आता है वो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कल के टाइम जरूर देख लीजिएगा जिससे प्रॉब्लम ना हो। और कल मैं जो स्पेशल सेशन लूंगा उसमें आपके जो फॉर्म रिलेटेड डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो।